Assalamu alaikum. This is Muhammad Umays from Maths Medico channel. You can see my this video on YouTube by writing Maths Medico space Colino Mathematics, and do subscribe, like, and share my channel with your colleagues as well. Thank you so much. अस्सलाम वालेकुम। अब हम बात करेंगे इंडायरेक्ट एक्टिंग अल्कोहल्स। इंडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स का मतलब ये है कि ये कोलिन ईस्ट्रेज एंजाइम्स के इनहिबिटर्स होंगे, ठीक है। और इसके अंदर हमने एक ही ड्रग पढ़नी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एड्रोफोनियम। अब एड्रोफोनियम के बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपने सबसे पहली बात क्या बतानी है कि जो एड्रोफोनियम है ये एक हाईली पोलर ड्रग है, ठीक है। और उसके बाद अब 3 ड्रग्स के मैं आपको नाम अभी से बता दूं, मैंने आपको स्टार्ट में बताए थे। एड्रोफोनियम, नियोस्टिगमीन एंड पाइरिडोस्टिगमीन तीनों क्वाटरनरी अमाइंस हैं, मतलब ये आयोनाइज स्टेट में मौजूद होंगे और ये सीनस के अंदर एंटर नहीं होंगे, मतलब इनके कोई सीनस इफेक्ट्स नहीं होंगे। अच्छा, ये ओरली एक्टिव ड्रग, ये ओरली एक्टिव नहीं है और ये शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है ऑफ अबाउट 5 to 10 मिनट्स होंगी। उसके बाद पूछे जाते हैं कि इसके यूजेस क्या हैं। अच्छा, इसके यूजेस बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट और जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इन डायग्नोसिस ऑफ मायस्थीनिया ग्रेविस। ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जाएगा, ये आपसे वेब में पूछा जाएगा, ये रिटन में आएगा कि विच इज़ द ड्रग विच इज़ यूज्ड इन द डायग्नोसिस ऑफ द मायस्थीनिया ग्रेविस। अच्छा, ट्रीटमेंट के लिए हम 2 ड्रग्स यूज़ करते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन डायग्नोसिस के अंदर हम एड्रोफोनियम को यूज़ कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ हम इसको किस तरह यूज़ करते हैं। अच्छा, ये और इसका दूसरा यूज़ क्या है कि ये हमारे पास रिवर्सल करवाता है, यूज इन द रिवर्सल ऑफ एनएम, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉक बाय द नॉन डिपोलराइजिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट ड्रग्स एज वेल। अच्छा, अब इसको हम डायग्नोसिस में कैसे यूज़ करते हैं। एक्चुअली हमारे पास डायग्नोसिस में इस तरह यूज़ होता है कि हम मैंने आपको पहले बताया कि इंडायरेक्ट एक्टिंग का मतलब ये है कि उन्होंने इनहिबिट करना है कोलिन ईस्टरेज एंजाइम को जो कि एसिटाइल कोलिन को तोड़ता है। अब हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, एक हमारे पास होती है कोलिनर्जिक क्राइसिस और एक हमारे पास होती है मायस्थीनिया ग्रेविस। कोलिनर्जिक क्राइसिस में क्या होता है कि एसिटाइल कोलिन वैसे ही बहुत ज़्यादा मौजूद होती है अपने रिसेप्टर्स के ऊपर और इसकी वजह से भी आपके पास वीकनेस हो सकती है। और मायस्थीनिया ग्रेविस एक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है जिसके अंदर एंटीबॉडीज़ आके एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स को कवर कर लेती हैं और एसिटाइल कोलिन जाके अपने रिसेप्टर्स को मतलब प्रॉपर्ली एक्ट नहीं करती है, कोई इस तरह का सीन होता है और मतलब आपको मस्कुलर वीकनेस स्टार्ट हो जाती है। अब आप इसकी डायग्नोसिस के अंदर क्या करते हैं कि आप एक शॉर्ट एक्टिंग इंडायरेक्ट एक्टिंग शॉर्ट एक्टिंग कोलिनोमामेटिक देते हैं जिसका नाम है एड्रोफोनियम। अगर तो मसल स्ट्रेंथ इम्प्रूव होगी, मतलब मसल स्ट्रेंथ इम्प्रूव होती है, तो इसका मतलब है कि बंदे को क्या है, मायस्थीनिया ग्रेविस है। और अगर उसकी मस्कुलर वीकनेस मज़ीद बढ़ जाती है, इसका मतलब है कि उस बंदे को क्या है कि मसल स्ट्रेंथ इंप्रूव हुई है, तो इसका मतलब मायस्थीनिया ग्रेविस है। और अगर मसल स्ट्रेंथ इंप्रूव नहीं बल्कि मज़ीद वीकनेस हो जाती है, तो इसका मतलब है कि उसको कोलिनर्जिक क्राइसिस है, ठीक है। ये बात आपने इन दोनों को याद रखना है। अब हम बात करेंगे इंडायरेक्ट एक्टिंग कार्बामेट्स के बारे में। इसके अंदर हमने 3 ड्रग्स पढ़नी है। 3 ड्रग्स में से सबसे पहली ड्रग जो हम पढ़ेंगे वो हमारे पास आ जाती है लाइक नियोस्टिगमीन, पाइरिडोस्टिगमीन और फाइसोस्टिगमीन। अच्छा, इंडायरेक्ट एक्टिंग का मतलब ये है कि एड्रोफोनियम भी हमने पहले एक इंडायरेक्ट एक्टिंग पहला पढ़ा, उसके बाद अब हम ये दूसरे पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जितने भी हैं ये एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेज एंजाइम्स के इनहिबिटर्स हैं। जब एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेज एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे तो एसिटाइल कोलिन टूटेगी नहीं और एसिटाइल कोलिन अपने रिसेप्टर्स के ऊपर जाके एक्ट करेगी। मतलब ये हमारे पास बोथ मस्कुरिनिक प्लस निकोटिनिक एक्शंस हमारे पास क्या कर रहे हैं, हमारे पास प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, अब अगली चीज़ पे आ रहे हैं। सबसे पहले अब हम बात करते हैं जी नियोस्टिगमीन के बारे में। नियोस्टिगमीन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम हो गया कि एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेज एंजाइम को इनहिबिट कर रहा है, लेकिन साथ में इसका थोड़ा सा भी एक निकोटिनिक एगोनिस्ट एक्शन भी मौजूद है, ठीक है। अब जो नियोस्टिगमीन है हमारे पास, ये एक तो मॉडरेटली पोलर है जबकि एड्रोफोनियम हाईली पोलर था और ये ओरली एक्टिव है जबकि वो ओरली एक्टिव ड्रग नहीं थी। अच्छा, इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितना है,
2 to 4 आवर्स। अच्छा, नेक्स्ट थिंग, नियोस्टिग्मीन के हम यूजेस कहाँ कहाँ पे करें। नियोस्टिग्मीन को सबसे पहले हम इसकी ट्रीटमेंट ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस के अंदर यूज़ कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरा, हम नियोस्टिग्मीन को यूरिनरी रिटेंशन में भी यूज़ कर रहे होते हैं, और उसके अलावा ये हमारे पास रिवर्सल करवाता है ऑफ द NM ब्लॉकेड, रिवर्सल ऑफ द न्यूरोमस्कुलर ब्लॉक। अच्छा, अब जितने भी निकोटिनिक हैं इन सब की टॉक्सिसिटी सेम लाइक एड्रोफोनियम ही है, लेकिन इनकी टॉक्सिसिटी थोड़ी सी लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होगी। एड्रोफोनियम टॉक्सिसिटी मजीद मैं आपको एंड पे बताता हूँ। अच्छा, अब अगली बात जो हमारे पास आ जाती है वो आ गई है हमारे पास पायरिडोस्टिग्मीन। पायरिडोस्टिग्मीन सेम एज नियोस्टिग्मीन है, मॉडरेटली पोलर है, ओरली एक्टिव है, सब कुछ सेम है, सिर्फ इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो 4 to 8 आवर्स है। और इसको हम प्रेफर करते हैं नियोस्टिग्मीन के ऊपर, क्यों? 2 वजूहत हैं। एक तो इसकी टॉलरेंस ज़्यादा, मतलब इसको ईजिली टॉलरेट कर लेते हैं, और इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो भी ज़्यादा है, फॉर अबाउट 4 to 8 आवर्स है। और इसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? इसको हम सिर्फ ट्रीटमेंट ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस के अंदर यूज़ करें। अच्छा, मैंने आपको ना सबसे पहली इनके स्टार्ट में ही बताया था कि जो फाइसोस्टिग्मीन है, ये मैंने अपने पार्ट 1 की वीडियो में आपको पहले बताया कि फाइसोस्टिग्मीन हमारे पास एक टर्शरी अमाइन है। इसका मतलब है कि ये अनआयनाइज स्रोत में मौजूद होगा और ये ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस करेगा, मतलब ये CNS के अंदर भी जाएगा। अच्छा, अब इसका क्या है? इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन सेम है, 2 to 4 आवर्स है। ये हाईली लिपिड सॉल्युबल है, इसका मतलब ये हुआ कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को जाके क्रॉस कर लेगा, ठीक है। और इसके साइड इफ़ेक्ट्स में आपने एक बात याद रखनी है, क्योंकि ये CNS को क्रॉस कर रहा है, तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स में एडिटिव CNS इफेक्ट्स भी आएंगे, एक बात आपने याद रख लेनी है। अच्छा, दूसरा, इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये बार बार पूछा जाता है। एक तो हमने इसको ग्लाउकोमा में यूज़ किया है, कर सकते हैं, और दूसरा एट्रोपिन पॉइजनिंग में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। रिवर्सल ऑफ द स्वेयर एट्रोपिन पॉइजनिंग, मतलब ये इसकी रिवर्सल करवाता है। रिवर्सल ऑफ द स्वेयर एट्रोपिन पॉइजनिंग के अंदर हम इसको नॉर्मली यूज़ कर रहे हैं, और हम इसको वहाँ पे लाइक ग्लाउकोमा के अंदर हम इसको टॉपिकल देते हैं, इनके ड्रॉप्स दे रहे हैं, और एट्रोपिन पॉइजनिंग की रिवर्सल के लिए हम इसको IV दे रहे होते हैं। दैट्स ऑल। अब हम बात करेंगे इंटरेक्ट एक्टिंग ऑर्गेनोफॉस्फेट्स जो कि रिवर्सिबल होते हैं, इनके बारे में। रिवर्सिबल का मतलब ये है कि इन सारों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम लाइक एड्रोफोनियम है, यानी कि ये एसिटाइलकोलिनेस्टेज एंजाइम्स के इनहिबिटर ऑफ कोलिनेस्टेज एंजाइम होंगे, और ये बोथ निकोटिनिक प्लस मस्कुलिनिक एक्शंस हमारे पास परफॉर्म करेंगे। पैराथायोन एक हमारे पास हाईली लिपिड सॉल्युबल है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास CNS के अंदर एंटर करेगा, और उसके बाद इसका सिर्फ एक ही हमारे पास यूज़ मौजूद है कि ये हमारे पास एज एन इंसेक्टिसाइड यूज़ हो रहा है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स, वैसे तो ये हाईली डेंजरस इंसेक्टिसाइड है, वैसे तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स सारे वही एड्रोफोनियम वाले पैरासिम्पैथोमाइमेटिक इफेक्ट्स आ जाएंगे, लेकिन साथ में इसके साइड इफ़ेक्ट्स के अंदर आपने 2 एक्स्ट्रा याद कर लेने हैं, मस्कुलर पैरालिसिस प्लस coma. Why? Because it can actually enter the brain as well. Okay, the malathion एक वाहिद ऐसा है जिसका थेरेपेटिक यूज़ भी हमारे पास एक अवेलेबल है। एक तो ये हमारे पास एज एन ये भी हमारे पास हाईली लिपिड सॉल्युबल है, ठीक है, लेकिन इट इज़ मेटाबोलाइज टू द इनएक्टिव प्रोडक्ट्स इन मैमल्स एंड बर्ड्स, मतलब मैमल्स और बर्ड्स के अंदर ये इट इज़ मेटाबोलाइज टू inactive products. It means that it is also used as an insecticide plus a scabicide. स्कैबिसाइड के लिए हम इसको टॉपिकल यूज़ कर रहे होते हैं, मतलब इसको बस लगा रहे होते हैं ऊपर, और इट इज़ सेफर देन पैराथायोन, ऑल्दो इट इज़ लिपिड सॉल्युबल, लेकिन वहाँ पे जाके मेटाबोलाइज होकर इनएक्टिव प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है इन मैमल्स एंड इन बर्ड्स। रिमेंबर दिस। सारिन और जो ताबून और जो दूसरे हैं, ये हमारे पास यूज़ होते हैं एज अ नर्व गैस या टेररिस्ट थ्रेट, मतलब ये भी हमारे पास एक तरह से डेंजरस ही हैं, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स में क्या है कि रैपिडली लीथल है हमारे पास। इकोथायोफेट का भी सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, लेकिन इकोथायोफेट के जो हमारे पास यूजेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये हमारे पास कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। एक तो ये हमारे पास क्रोनिक ओपन एंगल
ग्लाउकोमा में यूज़ हो रहा है। दूसरा इसका यूज़ है कि ये आई के फोकसिंग डिसऑर्डर में यूज़ हो रहा है, आई फोकसिंग डिसऑर्डर्स एज वेल। ओके, देयर वाज अनदर वन जिसका हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट इंटीग्रेटिंग ऑर्गेनोफॉस्फेट है जिसका नाम है मेट्रीफोनेट। एंड मेट्रीफोनेट का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि ये हमारे पास यूज़ होता है एज एन एंटी हेलमिंथिक। एंटी हेलमिंथिक का मतलब ये है कि हमारे पास जितने भी इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स हैं उनको किल करता है। तो इसका ये भी एक वाइट जैसा ऑर्गेनोफॉस्फेट है जिसका हमारे पास एक थेरेपैटिक यूज़ अवेलेबल है। अब हम बात करेंगे ऐसे मस्कुलिनिक ड्रग्स के जिनको हम अल्जीमर डिजीज़ के अंदर यूज़ कर सकते हैं, मतलब वो भी ब्लड ब्रेन बैरियर को इजीली क्रॉस कर सकते हैं और रिवर्सिबल भी हैं। मैंने आपको पीछे टाकरीन बताई थी, अब मैं आपको निमोनिक बताने वाला हूँ कि दैट टाकरीन इज़ डन विद रिवीजन एंड गोज टू ब्रेन। टाकरीन इज़ डन विद रिवीजन एंड गोज टू ब्रेन। गोज टू ब्रेन का तो मतलब ये हो गया ये लिपिड सॉल्युबल है। टाकरीन एक खुद आ गया, एक डी आ जाएगा, एक आर आ जाएगा और एक जी आ जाएगा। यहाँ से आप देख लें टाकरीन, लेकिन ये हमारे पास ऑब्सोलीट हो चुकी है। इसके अलावा हम यूज़ कर रहे हैं ड्रग्स, उसका नाम आ जाता है हमारे पास डी से डोनापेजिल, आर से राइवोस्टिग्मीन और जी से हमारे पास आ जाते हैं जेलेंटामीन। These all drugs can enter CNS and they are being used for the treatment of Alzheimer disease। और इनका एक ही साइड इफेक्ट है जो आपके पास आ सकता है, वो है हमारे पास नाउजिया, वॉमिटिंग। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द साइड इफेक्ट्स। सबसे पहले मैं मस्कुलिनिक टॉक्सिसिटी के बारे में आपको बताता चलूँ। मस्कुलिनिक टॉक्सिसिटी का मतलब जितने भी मैंने आपको पीछे मस्कुलिनिक ड्रग्स पढ़ाए हैं उनकी टॉक्सिसिटी में आपने मस्कुलिनिक टॉक्सिसिटी लिखनी है। और मस्कुलिनिक टॉक्सिसिटी एक्चुअली होती है कि जितने भी पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एक्शन है ना वो आपके बढ़ जाते हैं। चलें अब आप पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एक्शंस को याद करें और सर से लेके नीचे तक जितने भी आपको याद आते हैं उनके बारे में बताएं। सबसे पहली चीज़ आप ब्रेन पे आ जाएं, CNS स्टिमुलेशन। आंखों पे आ जाए तो क्या होगा, आपके पास मायोसिस होगी और साथ में आपके पास स्पैज्म ऑफ अकोमोडेशन होगा। फिर आप नीचे हैं तो आपके गले में क्या है, आपके ब्रोंक्यूल्स हैं, तो यू शुड मतलब जो आपके एयरवेज हैं उनकी क्या हो जाती है, ब्रोंकियल कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। फिर आप लाइक ब्लड वेसल्स और हार्ट पे आ जाएं। ब्लड वेसल्स में क्या करवाता है, ये आपके पास वेसोडाइलेशन करवाता है इनडायरेक्टली, जिसकी वजह से क्या होगी, हाइपोटेंशन। अब नॉर्मली इसका हार्ट पे क्या इफेक्ट है, हार्ट पे वैसे तो इसने ट्रांजिएंट ब्रेडी कार्डिया करवाना है, लेकिन हाइपोटेंशन की वजह से आपके पास क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया। यहाँ तक आगे फिर आप आ जाएं अपने लाइक पेट पे, तो क्या होगा कि जितनी भी GIT की एक्टिविटी है यानी कि मोटिलिटी है, GIT की सिक्रीशंस प्लस मोटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से आपको क्या हो सकता है, डायरिया हो सकता है। फिर आप नीचे आ जाएं अपने जेनेटो यूरिनरी ट्रैक्ट के ऊपर, तो जितने भी जेनेटो यूरिनरी ट्रैक्ट की एक्टिविटी है वो भी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से यूरिनेशन बढ़ जाएगी। इस वजह से हम इनको यूरिनरी रिटेंशन के अंदर भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फिर आप आ जाएं जितने भी ग्लैंड्स हैं, मतलब इंक्रीज्ड सिक्रीशन ऑफ सलेवरी प्लस लेक्रिमेटरी ग्लैंड्स एज वेल। इसका एक निमोनिक है जो अक्सर बहुत इजीली आप याद कर सकते हैं। उस निमोनिक का नाम है डम्ब बेल्स। मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में, जस्ट वेट अ मिनट। अब हम बात करेंगे साइड इफ़ेक्ट्स की। तो मैंने आपको अभी मस्कुलिनिक टॉक्सिसिटी के बारे में एक निमोनिक बताया, डम्ब बेल्स, ठीक है। अब आप इसको खुद ही याद कर लें कि डम्बल से क्या बन सकता है। सबसे पहले डी से आपके पास क्या आ जाएगा, डायरिया। यू से आपके पास आ जाएगी यूरिनेशन। एम से आपके पास आ जाएगा मायोसिस।
बी से आपके पास आ जाएगा ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, फिर सेकंड बी से आपके पास आ जाएगा ट्रांजिएंट ब्रेडिकार्डिया, ई से आपके पास आ जाएगा एक्साइटेशन ऑफ द लाइक सीएनएस, एल से आपके पास आ जाएगा लेक्रीमेशन, और एस से फिर हमारे पास आ जाएगा सलाइवेशन एज वेल एज द स्वेटिंग। अब हम बात करते हैं निकोटिनिक टॉक्सिसिटी के बारे में। निकोटिनिक टॉक्सिसिटी में आपने याद रखना है कि अगर हम स्मॉल डोजेस में लें और अगर हम लाइक लार्ज डोजेस में लें तो क्या डिफरेंस होता है। स्मॉल डोजेस में क्या होगा, अगर एक बंदा निकोटीन ले रहा है तो आपके सामने होता है बंदा है जो कि निकोटीन यूज़ कर रहा है, क्या होता है उसका मूड एलिवेशन होती है, वो बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाता है। कहते हैं ना अक्सर कि निकोटीन लें आपको नींद नहीं आती, और उसके अलावा इसका एडिक्टिव भी है। और अगर फर्स्ट एक्सपोजर हो, जैसे कहते हैं ना एक बंदा नया नया लगा होता है, तो क्या होता है उसके अंदर, उसको नाउजिया और वॉमिटिंग भी हो सकता है। अच्छा, अगर वो लार्ज डोजेज में लेता है, लाइक फाइसोस्टिगमीन ले रहा है, तो उसको सीजर्स हो सकते हैं। मेजर ओवरडोज में अपनी मोनिक याद रख लें, सीबीसी, सीपीसी, सी से कन्वल्शंस, पी से पैरालिसिस, और फिर सी से कोमा आ जाता है। अच्छा, अगर एक्सेसिव गैंग्लियनिक स्टिमुलेशन होगा, जो कि एक ड्रग है निकोटीन, उसके अंदर होता है, तो एक्सेसिव गैंग्लियनिक स्टिमुलेशन में आपने जो साइड इफेक्ट्स याद रखने हैं, सबसे पहले आपने कि 3 तो कॉमन है ना, नाउजिया, वॉमिटिंग, डायरिया। उसके साथ आपने क्या क्या लिख देने हैं, एक तो हाइपरटेंशन हो जाएगी और साथ में टेकीकार्डिया। दैट्स व्हाट, ये गैंग्लियनिक स्टिमुलेशन के साइड इफेक्ट्स हैं जो कि निकोटिनिक टॉक्सिसिटी के अंदर ही आते हैं मेनली, और दैट्स ऑल। अस्सलाम वालेकुम गाइस, अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ द निकोटिनिक एंड मस्कुलिनिक टॉक्सिसिटी इन ऑर्गेनिक फॉस्फेट पॉइजनिंग। अगर एक बंदे को मस्कुलिनिक टॉक्सिसिटी हो जाती है तो हम सिंपली उसको एट्रोपिन देकर उसकी ट्रीटमेंट करा देंगे, क्योंकि एट्रोपिन एक नॉन सेलेक्टिव मस्कुलिनिक एंटागनिस्ट है। अगर हम ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग होगी है बंदे को, मतलब ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये कोलिनेस्टेरेज एंजाइम को जाकर इनहिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से ये मतलब हमारे पास एसिटाइलकोलिन मेटाबोलाइज नहीं होता। एसिटाइलकोलिन जाकर मस्कुलिनिक और निकोटिनिक दोनों रिसेप्टर्स के ऊपर जाकर लगेगा, तो मस्कुलिनिक साइंस भी आएंगे और निकोटिनिक साइंस भी आएंगे। इसकी ट्रीटमेंट आप कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आप वाइटल साइंस को मॉनिटर करेंगे, उनको स्टेबलाइज करेंगे, आप एट्रोपिन लगाएंगे जो कि ड्रग ऑफ चॉइस है, लेकिन उसमें मस्कुलिनिक साइंस तो रिवर्स हो जाएंगे, लेकिन निकोटिनिक साइंस रिवर्स नहीं होंगे, और आपको रेस्पिरेटरी सपोर्ट देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो आपका रेस्पिरेटरी मसल्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल इज द डायफ्राम, एक स्केलेटल मसल है, वो निकोटिनिक रिसेप्टर्स उसको इनर्वेट कर रहे होते हैं। तो जब तक निकोटिनिक टॉक्सिसिटी रहेगी तो उसकी पैरालिसिस हुई होगी, तो आपको रेस्पिरेटरी सपोर्ट देनी पड़ेगी, मैकेनिकल रेस्पिरेटरी सपोर्ट देनी पड़ेगी। तो उसको रिवर्स करने के लिए आप एसिटाइलकोलिनेस्टेरेज एंजाइम्स रीजनरेटर्स देते हो, जिसका एग्जाम्पल इज द ड्रग इज द पैरालिडॉक्साइन, विच इज एन एसिटाइलकोलिनेस्टेरेज एंजाइम रीजनरेटर, जिसको ऑर्गेनोफॉस्फेट एंजाइम्स एक्चुअली जाके ऑर्गेनोफॉस्फेट एंजाइम जाके उसको एक्चुअली इनहिबिट कर रहे होते हैं एसिटाइलकोलिनेस्टेरेज एंजाइम को, तो आप उसके रीजनरेटर्स दे दोगे, जिसकी वजह से मस्कुलिनिक और निकोटिनिक साइंस दोनों को आप रिवर्स कर लोगे, एंड यू कैन सेव द पर्सन एज वेल। दैट्स ऑल।